नमस्कार। कल हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के ऊपर बात की थी। हम लोगों ने जाना कि इकोनॉमिक्स को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने किस तरह से डिफाइन किया। उसके बाद में हमने इकोनॉमिक्स के स्कोप के ऊपर बात की कि इकोनॉमिक्स के स्कोप को दो भागों में डिवाइड किया। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल स्वरूप की बात करेंगे जिसे इकोनॉमी कहा जाता है। आप सब लोगों ने कई सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उनके पास में जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी है। सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमी नहीं होता है, सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स ही होता है। फिर इकोनॉमी है क्या? तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमी। इसको हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी क्या होता है? एक सिस्टम होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स होती है और इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास में जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से हमें हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो इसके लिए हमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी होती है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? पहला, हमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होता है। प्रोडक्शन। दूसरा, जो गुड्स और सर्विसेज हम लोगों ने बना ली है उनका समाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उनका वितरण कैसे करेंगे, किस व्यक्ति को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। कोई बहुत अमीर है तो उसे कितनी मिलेगी, कोई बहुत गरीब है तो उसे कितनी मिलेगी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। तीसरा है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि मार्केट पे जाकर के जब हम गुड्स और सर्विसेज का विनिमय करते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको विनिमय, वो किस रेट पर होगा, उसकी जो प्राइसेज है वो कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी उस प्राइस को, कोई प्राइवेट कंपनी तय करेगी, वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय होगा। अर्थात वो जो प्राइस है किसी भी गुड की वो कैसे तय होगी और उसके माध्यम से एक्सचेंज किस तरह से होगा इकोनॉमी में। फिर चौथी जो चीज है वो करते हैं हम कंजप्शन। इसको कहते हैं उपभोग। इन चारों को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है सिस्टम के अंतर्गत होती है और सिस्टम तय करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह से होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं और मेरी कुछ नीड्स है। मान लीजिए कि मेरी एक बेसिक नीड है कि मुझे जिंदा रहना है। मुझे जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी के लिए मुझे फूड की जरूरत है, फूड मेरा अनाज। अब ये जो अनाज है ये सिस्टम तय करेगा कि इस अनाज को उगाएगा कौन। अर्थात इस अनाज को सरकार उगाएगी, कोई व्यक्ति उगाएगा, कोई फर्म उगाएगी। ये जो अनाज है ये कहां पर उगेगा? खेत में उगेगा। तो वो जो खेत है वो किसका होगा? सरकार का खेत होगा, किसी व्यक्ति का खेत होगा या किसी प्राइवेट फर्म का खेत होगा। तो इन तमाम चीजों का जो निर्धारण किया जाता है वो एक सिस्टम के द्वारा निर्धारित किया जाता है और इस सिस्टम को ही क्या कहा जाता है? इकोनॉमी कहा जाता है। अब बात ये आती है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में अंतर क्या होता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस एक सब्जेक्ट है। उस मेडिकल साइंस के अंतर्गत हम शरीर की बहुत सारी बनावटों को पढ़ते हैं, आकृतियों को पढ़ते हैं, बहुत सारी बीमारियों को पढ़ते हैं, उन बीमारियों का इलाज क्या है उसको पढ़ते हैं। किसी इलाज के लिए मान लीजिए कि ऑपरेट करने की जरूरत है तो ऑपरेशन किस तरह से किया जाएगा इस चीज को पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के मेडिकल साइंस क्या हो गया? एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे लॉज, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे ऑपरेशंस के तरीके, इन तमाम चीजों का अध्ययन करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को प्रैक्टिकली हम कहां पर करते हैं? हमारी बॉडी के ऊपर करते हैं। तो ठीक यही संबंध इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के अंतर्गत होता है। जो इकोनॉमिक्स होता है वो एक सब्जेक्ट का नाम है जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करते हैं,
ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ में डिसीजन मेकिंग का अध्ययन करते हैं और इनके माध्यम से फिर हम कुछ नई थियरीज बनाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं और उसके बाद में इन प्रिंसिपल्स, थियरीज, सिद्धांतों को हम जाकर के कहां पर देखते हैं, इकोनॉमी के अंतर्गत जाकर के देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जिसमें हम बहुत सारी थियरीज, बहुत सारे प्रिंसिपल्स का अध्ययन करते हैं और इन प्रिंसिपल्स, थ्योरीज को हम कहां पर अप्लाई करते हैं, इकोनॉमी में अप्लाई करते हैं। कुल मिलाकर के एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे ही किसी वस्तु की प्राइस ऊपर बढ़ेगी उसकी जो डिमांड है वो नीचे गिर जाएगी, या फिर उसकी जो प्राइस है वो यदि नीचे गिर गई तो उस वस्तु की प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी। लेकिन इस चीज को हम प्रैक्टिकली कहां पर देखेंगे, इकोनॉमी में। जैसे इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में 2026 में मान लीजिए कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़कर के 100 रुपए प्रति लीटर हो गई, जिससे लोगों ने कार का यूज करना कम कर दिया है। तो ये किसको किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको कहां पर जाकर के देखा हमने, प्रैक्टिकली इंडियन इकोनॉमी में जाकर के देखा। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है जिसके अंतर्गत हम थियरीज, प्रिंसिपल्स, लॉज बनाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और इन तमाम लॉज, प्रिंसिपल्स, थियरीज को प्रैक्टिकली कहीं पर अप्लाई किया जाता है, वो क्या कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चीजें आप लोग पढ़ लेना, जो मैंने समझाया है वही है, एग्जाम्पल भी वही है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है, इकोनॉमी है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन द रोल ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, तो उसके आधार पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले जो ए है उसको कहेंगे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद। इसका दूसरा नाम मार्केट इकोनॉमी भी है, इसको फ्री एंटरप्राइज भी कहते हैं। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, कि उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों के ऊपर किनका अधिकार होगा, प्राइवेट लोगों का अधिकार होगा, निजी लोगों का अधिकार होगा, प्राइवेट फर्म्स का अधिकार होगा। लेजेज फेयर की नीति देखने को मिलती है। लेजेज फेयर का मतलब होता है कि सरकार का जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता है। सरकार आकर के तय ये नहीं करेगी कि भाई साबुन इस प्राइस पर बेचो आप। सरकार आकर के तय ये नहीं करेगी कि आपका जो पोल टैक्स है वो इतना होगा। सरकार ये तय नहीं करेगी कि रेलवे की लाइन यहां पर बिछेगी। सरकार ये तय नहीं करेगी कि रेलवे का किराया इतना होगा। सरकार ये तय नहीं करेगी कि बस का किराया इतना होगा। सरकार नहीं तय करती है। किसके द्वारा तय होता है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय होता है। तो मार्केट फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन प्राइसेस एंड प्रोडक्शन। अगला जो पॉइंट है हमारा, प्रॉफिट ड्रिवन विद हाई कंपटीशन। किस जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं। किस चीज को मैक्सिमम करना चाहते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहते हैं। उसके कारण से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कारण उनके बीच में बहुत अधिक कंपटीशन होता है। देखो यार, सीधी सी बात है, ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, जब कोई भी प्रोड्यूसर है उसका सामान ज्यादा बिकेगा। सामान ज्यादा कब बिकेगा, जब उपभोक्ता उसका सामान अधिक खरीदेगा। तो ऑब्वियसली वो क्या चाहता है कि उसकी कॉस्ट कम हो, एडवर्टाइजमेंट देता है अधिक से अधिक ताकि लोग उसका सामान खरीदे। तो बहुत अधिक कंपटीशन होता है और जितने भी फर्म्स हैं उनका एक अल्टीमेट गोल होता है कि वो अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहती है, मैक्सिमम करना चाहती है, अधिकतम लाभ करना चाहती है। अब इसी में से मेरिट्स निकल आएंगे। मेरिट्स क्या क्या है इसकी, मेरिट्स है प्रमोट एफिशिएंसी एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, की कुशलता को बढ़ावा मिलता है और अपने जो रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन होता है। यार एक बात बताओ, मैं कोई फर्म, मेरी कोई कंपनी है, मैं मान लीजिए कि कोई सामान बना, मान लीजिए कि मैं जूते बना रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं ये कोशिश करूंगा ना कि मेरी जो जूते बनाने की फर्म है इसमें जितने भी लोग लगे हुए हैं, वो अगर मैंने टाइम निर्धारित कर रखा है कि 8 घंटे काम करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे लोग 8 घंटे काम करें। मैं फ्री में तो पैसा दूंगा नहीं, है। मेरी जो जितनी भी मशीनरी है मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकले, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। कोई मेरी मशीन खराब है तो उसको जल्द से जल्द सुधरवा करके मैं उसको प्रोडक्शन में लगा दूं
ताकि मेरा सामान अधिक से अधिक जो है मैं प्रोड्यूस कर पाऊं और उसको अधिक से अधिक मार्केट में सप्लाई कर पाऊं, ताकि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। उसके बाद अगला पॉइंट है इनकरेजेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? कि जब मेरी कॉस्ट मिनिमम हो। कॉस्ट मिनिमम कब होगी? कि मैं या तो कोई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करूं, कोई नई टेक्नोलॉजी लाऊं, ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए मार्केट में आकर के। वाइडर कंज्यूमर चॉइसेस। कंज्यूमर के पास में बहुत सारी चॉइसेस होती है कि मान लीजिए कि कंज्यूमर चिप्स खाना चाहता है। अब चिप्स बनाने वाली कितनी हजारों कंपनियां हैं चिप्स बनाने वाली, तो कंज्यूमर जाकर के किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकता है, उसके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं। लीड्स टू हाई ग्रोथ इन कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। ऑब्वियसली हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब मैं आउटपुट मैक्सिमम करूंगा। आउटपुट मैक्सिमम कब होगा? जब मैं दिए गए रिसोर्सेज से दिए गए समय में अधिकतम उत्पादन कर पाऊं। अब जो उत्पादन मेरा जो लगातार बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? ग्रोथ कहा जाता है। तो हमें पूंजीवाद में ग्रोथ का एलिमेंट देखने को मिलता है। अब इसकी डिमेरिट्स क्या है? इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है कि कुछ लोगों के हाथ में ही पूंजी का संचय बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं, कुछ क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास में पूरी की पूरा एक मैनेजमेंट होता है ताकि वो जो है टेक्नोलॉजी का जो है इनोवेशन कर पाए। तो कुछ लोगों के हाथ में पूंजी सिमट करके रह जाती है। तो देश में 10-20% लोगों के हाथ में देश की 70-80% संपदा चली जाती है और बाकी के जो लोग हैं वो 10-20% में अपना गुजारा करते हैं। प्रोन टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। यदि किसी एक देश में कोई एक घटना हुई तो उसका पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है असर पड़ेगा। जैसे 2008 में अमेरिका में बैंक डूबने से एक मंदी आई, उसका पूरे वर्ल्ड के ऊपर असर पड़ा। पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, सब लोगों ने अपना अपना रोजगार खो दिया। रोजगार खोने के बाद में जो है प्राइसेस बहुत नीचे चली गई। तो इस तरह से एक घटना का असर पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ता है। नेग्लेक्ट्स पब्लिक गुड्स लाइक एनवायरमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन। देखो पब्लिक गुड क्या होती है, इसमें एक शब्द आया है पब्लिक गुड। पब्लिक गुड में दो विशेषताएं होती है। एक तो होती है नॉन राइवल, दूसरी होती है सॉरी नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवल का मतलब होता है कि मैं किसी वस्तु का कंजप्शन कर रहा हूं, उसका उपभोग कर रहा हूं, तो मैं दूसरे लोगों के लिए उस वस्तु का कंजप्शन कम नहीं कर रहा हूं, उसकी उपलब्धता कम नहीं कर रहा हूं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पब्लिक पार्क। मान लीजिए कि कोई पार्क है, उसमें जाकर के सुबह सुबह मैं योगा करता हूं तो ऑक्सीजन लेता हूं। क्या मेरे उस पार्क में जाकर के ऑक्सीजन लेने से दूसरे लोगों के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी? नहीं पड़ेगी। ठीक इसी तरह से यदि मान लीजिए कि मैं उस पार्क के सौंदर्य का जो है आनंद लेता हूं, तो मेरा आनंद लेने से क्या दूसरे लोगों के लिए उसका आनंद कम हो जाएगा? नहीं होगा। इसको कहते हैं नॉन राइवल। दूसरा है नॉन एक्सक्लूडेबल। यदि मैं पार्क में जा सकता हूं तो मेरा पड़ोसी भी जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है पड़ोसी को जाने से। तो किसी को आप रोक नहीं सकते उस पब्लिक गुड का यूज करने से, उसको कंज्यूम करने से। तो पब्लिक जो गुड्स होती है वो पूंजीवाद के अंतर्गत, पूंजीवाद में उसकी परवाह नहीं की जाती, क्योंकि पूंजीवाद में जितने भी फर्म है, जितने भी कंपनियां हैं, वो क्या करना चाहती है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती है। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? कॉस्ट सबसे कम होगी। अब मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि मैं कोई एक फर्म चलाता हूं, मेरी कोई एक फर्म है जो प्लास्टिक को बनाने का काम करती है। अब प्लास्टिक का जो अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट को निपटाने के लिए मेरे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और अगर टेक्नोलॉजी भी है तो बहुत ज्यादा महंगी है, मैं उसको लेना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूंगा? मेरा जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट है, उसको मैं क्या कर दूंगा? नदी में डाल दूंगा। अब नदी को क्या कर दिया मैंने? प्रदूषित कर दिया। तो कुल मिलाकर के नदी क्या है? एक पब्लिक गुड है। तो मैंने नदी को खराब कर दिया, नदी को प्रदूषित कर दिया। तो पब्लिक गुड्स की परवाह नहीं की जाती, है ना। और रिस्क ऑफ मोनोपोलीज। एकाधिकार का हमेशा खतरा रहता है कि कुछ लोगों के पास में ही, मान लीजिए टेली कम्युनिकेशन है, सबसे अच्छा उदाहरण मान लीजिए कि टेली कम्युनिकेशन है, तो रिलायंस है, एयरटेल है। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा जो टेली कम्युनिकेशन है वो दो लोगों के पास में सिमट करके रह गया। तो एकाधिकार का खतरा हुआ या नहीं हुआ? एक एकाधिकार का मतलब होता है एक सेलर,
एक विक्रेता, कि उस वस्तु का केवल एक विक्रेता हो, दूसरा कोई विक्रेता ही नहीं है ना। तो पूंजीवाद में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप टेक्नोलॉजी आपके पास में बहुत अधिक बेहतर आ गई, तो आप क्या कर दोगे, दूसरे जो प्रोड्यूसर है उनको मार्केट से आउट कर दोगे, क्योंकि आपके पास में टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, तो आप बहुत कम कॉस्ट पर सामान का निर्माण कर लोगे और आप उसको सस्ते दामों पर बेचोगे। जब आप सस्ते दामों पर बेचोगे और दूसरा वाला महंगे दामों पर बेचेगा, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर किसका खरीदेगा, पहले वाले व्यक्ति का खरीदेगा ना। तो दूसरा वाला मार्केट से अपने आप आउट हो जाएगा और मार्केट के ऊपर एकाधिकार हो जाएगा, और एकाधिकार हो जाने के बाद में क्या होगा, आप प्राइसेस को बढ़ा दोगे, क्योंकि कंज्यूमर के पास में कोई चॉइस ही नहीं है दूसरी, और उसको जो है उस सेलर के माध्यम से ही उस वस्तु को खरीदना पड़ेगा। तो हमेशा पूंजीवाद में एक अधिकार का खतरा बना हुआ होता है। एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, यूके। फादर कौन है, एडम स्मिथ, आप सब लोग जानते ही हैं, उन्होंने 1776 में एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड हमारी जो इकोनॉमी है उसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको कहते हैं कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। ऊपर से कमांड आता है कि भाई ये करना है अपन को, और नीचे तक वो कमांड जाता है, इसलिए इसको कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सरकार का कंट्रोल होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। फीचर्स क्या क्या है इसमें, पब्लिक ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्शन मींस फैक्ट्रीज लैंड, कि जो उत्पादन के साधन है उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, लोगों का अधिकार होगा। लोगों को कौन रिप्रेजेंट करता है, सरकार रिप्रेजेंट करती है। तो जितने भी उत्पादन के साधन है उस उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा। हाई स्टेट कंट्रोल एंड प्लानिंग, स्टेट यानी सरकार का सबसे अधिक कंट्रोल होता है, और वही जो है प्लान करती है कि किस चीज का जो है प्रोडक्शन किया जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा, कि एक्सचेंज जो होगा गुड्स और सर्विसेज में वो किस रेट पर होगा, लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन तमाम चीजों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है। मिनिमल प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो। वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रॉफिट सेकेंडरी, प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं होता है, लोगों का वेलफेयर कैसे हो, है ना, इस बात के ऊपर फोकस किया जाता है। फोकस इज ऑन इक्वलिटी, कि लोग सब लोगों को जो है समानता किस तरह से मिले, सब लोगों को समान एजुकेशन किस तरह से मिले, सब लोगों को हेल्थ की सुविधाएं समान रूप से किस तरह से मिले, वह कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। मेरिट्स क्या क्या है, ऑब्वियसली सोशल इक्वलिटी हमको देखने को मिलती है, और सोशल इक्वलिटी जब हमें देखने को मिलती है तो जो इनकम गैप है लोगों के बीच में वो कम होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेंट्रल प्लानिंग, सरकार सेंट्रल प्लानिंग के द्वारा ये तय करती है कि लोगों को प्रचलित मजदूरी की दर पर जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिले, लोग खाली नहीं बैठे रहे। प्रायोरिटाइज सोशल वेलफेयर और इंडिविजुअल जायंट्स, है ना, कि जो इंडिविजुअल जायंट्स हैं उनके ऊपर सोशल वेलफेयर को क्या प्रायोरिटी दी जाती है, लोगों का कल्याण सर्वोपरि होता है। डिमेरिट्स क्या है, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड डिलेज, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी मतलब लाल फीताशाही देखने को मिलती है, नौकरशाही हमें देखने को मिलती है। नौकरशाही किसे कहते हैं, कि जितना भी सिस्टम है, सरकारी जो तंत्र है, सरकारी तंत्र कौन कौन सा है, कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, सरकारी इंस्टीट्यूट्स है, ये हमें देखने को मिलता है। कि मान लीजिए कि यार मैं कोई फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, अब फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे जमीन चाहिए, जमीन कहां से मिलेगी, सरकार से मिलेगी, सरकार के पास में मुझे प्रपोजल भेजना पड़ेगा, प्रपोजल भेजने के लिए मुझे फाइल चलानी पड़ेगी, फाइल किसके पास जाएगी, बाबू के पास जाएगी, बाबू किसके पास में भेजेगा, अपने अधिकारी के पास भेजेगा, अधिकारी फाइल को कहां पे भेजेगा, जो है अधिकारी अपनी फाइल को जो है डायरेक्टर के पास भेजेगा, डायरेक्टर उस फाइल को कहां पर भेजेगा, डायरेक्टर उस फाइल को जो है मंत्रालय में भेजेगा, मंत्रालय में एक कमेटी होगी, वो इस बात के ऊपर फैसला लेगी कि इसको जमीन दी जाए कि नहीं दी जाए। इसी में साल भर निकल गया, है ना। तो लाल फीताशाही देखने को मिलती है, किसी भी डिसीजन में हमें देरी देखने को मिलती है। फिर है लैक ऑफ इनोवेशन ड्यू टू नो कंपटीशन, कंपटीशन है ही नहीं, खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ, है ना, यही लेना पड़ेगा तुम्हें, दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास में। तो ऑब्वियसली जब कंपटीशन नहीं है, सामान मेरा बिक ही रहा है, तो मैं क्यों कोशिश करूंगा नया इनोवेशन करने की, न्यू टेक्नोलॉजी लाने की मैं क्यों कोशिश करूंगा।
फिर लिमिटेड कंज्यूमर चॉइसेस एंड पोटेंशियल शॉर्टेजेस, कि भाई मान लीजिए कि मैं नॉर्थ कोरिया में रहता हूं। अब अगर मैं नॉर्थ कोरिया में रहता हूं और मुझे बैंगन पसंद है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का जो शासक है उसका नाम है जिम क्या है, किम जोंग किम। जो किम जोंग किम है उसने आदेश निकाल दिया कि आज से हमारे देश में जो कोई भी बैंगन खाएगा उसको तोप के गोले से उड़ा दिया जाएगा। ऑब्वियसली मैं तो शहीद हो जाऊंगा ना। किस बात के लिए शहीद हो जाऊंगा? कि मैंने क्या खा लिए? बैंगन खा लिए। तो मेरे पास में चॉइस है ही नहीं, है ना। मुझे सरकार ने ला करके दे दिया कि भैया आपको क्या खाना है? लौकी खानी है, कद्दू खाना है ना। कद्दू ही खाना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने भेजा है। तो मेरे पास चॉइस नहीं है। अंकल चिप्स ही आएगी मार्केट में, सरकार ने बनाई है अंकल चिप्स, दूसरे किसी तरह की कोई चिप्स नहीं आएगी। तो आपको अंकल चिप्स ही खानी पड़ेगी, दूसरे आपके पास कोई चॉइस नहीं है। फिर है लिमिटेड कंज्यूमर चॉइसेस एंड पोटेंशियल शॉर्टेजेस हो गया। सप्रेसेस पर्सनल फ्रीडम्स, कि यार मैं काम करना चाहता हूं टीचिंग का, कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन सरकार कह देगी नहीं, अभी टीचर्स की जरूरत नहीं है, हमें मिट्टी खोदने वाले मजदूरों की जरूरत है, तुम मिट्टी जाकर के खोदो। तो मेरे पास में पर्सनल फ्रीडम नहीं है किसी जॉब को करने के लिए, जो सरकार तय करती है मुझे वही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा। और 1991 से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, 1991 से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवाद के अधिक करीब थी बजाय पूंजीवाद की। 1991 के बाद में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद के अधिक करीब है ना। 1991 में आप सब लोगों को पता है कि 3 सुधार हुए थे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस तरह के सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यार 1991 में क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में हमारे पास में केवल लगभग 1 बिलियन डॉलर के आसपास ही क्या रह गया हमारे पास में, जो है बाहरी विदेशी मुद्रा भंडार रह गया। अब 1 बिलियन डॉलर का मतलब है कि हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा 2-3 सप्ताह का क्या खरीद सकते थे हम, विदेशों से जाकर के सामान खरीद सकते। यार हमारी इकोनॉमी को तेल खरीदना होता है, हमारी इकोनॉमी को मशीनरी खरीदनी होती है, तो 2-3 सप्ताह से ज्यादा का हमारे पास में जो है पैसा नहीं बचा था। तो जब सरकार ने कहा, आईएमएफ से जाकर के कहा कि भाई हमें लोन दे दो, तो आईएमएफ ने कहा कि लोन तो हम दे देंगे, लेकिन आपको हमारे लिए कुछ सुधार करने पड़ेंगे, अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। आपकी जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है, इसको खोलो, शेष विश्व के लिए खोलो। और 1991 में 3 तरह के सुधार हुए एलपीजी, जिन्हें हम वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। तो 1991 के बाद में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किसके ज्यादा नजदीक आई? पूंजीवाद के ज्यादा नजदीक आई। ऑब्वियसली फाउंडिंग फादर कौन है? कार्ल मार्क्स। कल बताया था आप लोगों को, इन्होंने 2 किताबें लिखी। एक का नाम है दास कैपिटल, जो कब लिखी? 1867 में। दूसरे का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में। ये किसको एडवोकेट करते हैं? वर्कर कंट्रोल एंड क्लासलेस सोसाइटी की। देश में, किसी भी देश में जो इकोनॉमी है, जो सत्ता है, उसके ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? वर्कर का कंट्रोल होना चाहिए, लेबर का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वह सबसे अधिक मेहनत करता है तो प्रॉफिट भी उसको सबसे अधिक मिलना चाहिए। और क्लासलेस सोसाइटी, कि किसी भी देश में कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, कोई व्यक्ति उच्च श्रेणी का नहीं है, कोई मध्य श्रेणी का नहीं है, कोई निम्न श्रेणी का नहीं है, सब लोग क्या है? इक्वल है, सब लोग बराबर है। उसके बाद में अगली जो अर्थव्यवस्था आती है, उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें दोनों तरह के फीचर पाए जाते हैं। कुछ जो रिसोर्सेज है वो सरकार के पास में होते हैं, और कुछ जो रिसोर्सेज है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं। जैसे हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप। तो किन किन का ओनरशिप होता है? जो है सरकार का भी अधिकार होता है और प्राइवेट लोगों का भी अधिकार होता है। और गवर्नमेंट रेगुलेट्स स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, कि जो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं उनके ऊपर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। जैसे डिफेंस, जैसे डाक विभाग, जैसे रेलवे, इन चीजों के ऊपर किसका अधिकार है? केवल सरकार का अधिकार है। और बाकी जो सेक्टर्स है वो सबके लिए खुले हैं, कि आप निजी लोग, आप स्कूल खुद भी चला सकते हो, सरकारी स्कूल भी है, सरकारी हॉस्पिटल्स भी है, तो जो है निजी लोगों के हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है ना। बैलेंसेज वेलफेयर एंड प्रॉफिट। इसमें क्या होता है? प्रॉफिट और वेलफेयर दोनों का बैलेंस होता है,
कि प्रॉफिट भी आप अपना मैक्सिमाइज करो और साथ में सरकार इस बात का भी ध्यान रखती है कि लोगों का वेलफेयर भी होता रहे अपनी पॉलिसीज के माध्यम से। मेरिट्स कौन कौन सी है? अचीव्स इक्विटी विद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के साथ में जो है समानता हासिल की जाती है। जो एफिशिएंसी क्यों? ऑब्वियसली निजी लोग हैं, निजी लोग हैं तो क्या करेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे और अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑप्टिमम यूज करने की कोशिश करेंगे, तो उनके अंदर क्या आएगी? एफिशिएंसी आएगी। और इक्विटी, सरकार का नियंत्रण भी रहेगा। सरकार कोशिश करेगी कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनको जो है सब्सिडी दी जाए, जो बहुत गरीब लोग हैं उन्हें फ्री में एजुकेशन दिया जाए, जो बहुत गरीब लोग हैं उन्हें फ्री में हेल्थ की सुविधाएं दी जाए। तो सरकार कोशिश करती है कि सभी लोगों में समानता बराबर से बनी रहे। फ्लेक्सिबल टू हैंडल क्राइसिस, कि जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी आने लगती है या बहुत तेजी आने लगती है, प्राइसेस बहुत अधिक तेजी बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट का इंटरफेयर जो है गवर्नमेंट आकर के उसमें हस्तक्षेप करती है और हस्तक्षेप करती। देखो यार, मान लीजिए कि सरकार, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक तेजी है, बहुत अधिक तेजी है, तो सरकार क्या करेगी? आरबीआई के पास जाएगी। आरबीआई से जाकर के आरबीआई कोशिश करेगा, आरबीआई क्या करेगा कि आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो क्या होगा? लोग सोचेंगे कि यार बैंक की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है। जब बैंक की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है तो ऑब्वियसली अगर मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो मुझे अधिक ब्याज मिलेगा, मुझे अधिक ब्याज मिलेगा तो मैं बाद में सामानों का जो है क्रय कर लूंगा। पहले मैं अपना पैसा कहां पर रख दूं? बैंक में जाकर के रख दूं ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। तो सरकार क्या, आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट को बढ़ाने से जो मनी सप्लाई है उसको कम कर देगा। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा? प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से यदि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मंदी आई, तो मंदी आई तो सरकार क्या करेगी? फ्री में काम करवाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, रोड बनवाएगी, मनरेगा के काम करवाएगी, लोगों से मिट्टी खुदवाएगी और लोगों को पैसा देगी कि ये पैसा लो, तुमने काम किया है और पैसा जाकर के कहां खर्च करो? बाजार में जाकर के खर्च करो, डिमांड करो। डिमांड करने से क्या होगा? लोग सामानों को क्रय करेंगे। जब सामान क्रय करेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली लोगों का क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में क्या आएगा? तेजी आएगी। ओके। इंश्योर सोशल सिक्योरिटी नेट्स, सरकार ये कोशिश करती है कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी भी मिलती रहे, कि जो बहुत गरीब लोग हैं उन्हें फ्री में जो है एजुकेशन मिले, उन्हें फ्री में हेल्थ की सुविधाएं मिले, उन्हें जो है सरकार कोशिश करती है कि उनका बीमा किया जाए, है ना, ताकि जब उनके घर में कोई क्राइसिस आ जाए तो उन्हें अचानक से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जिसमें मोदी जी जो है कोशिश करते हैं ना, किसान बीमा योजना, कि मान लीजिए कि अचानक से ओलावृष्टि हो गई, ओले गिर गए, या अचानक से बहुत अधिक बारिश हो गई या फिर सूखा पड़ गया, तो किसान परेशान नहीं हो। अगर इस तरह की कोई कंडीशन उत्पन्न होती है तो बीमा कंपनियां किसान को क्या देगी? पैसा देगी। और मोदी जी जब से आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें क्या हो हमारे देश में प्रमोट बढ़े। डिमेरिट्स क्या है? वही ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, लाल फीताशाही, नौकरशाही की लाल फीताशाही देखने को मिलती है कि मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूं तो उसके अप्रूवल में ही इतना टाइम लग जाता है कि साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कभी कभी 10-10 साल निकल जाते हैं उसके अप्रूवल मिलने में। पॉलिसी डिले, पॉलिसी का डिले हो जाता है। पोटेंशियल फॉर करप्शन, अब मुझे मान लीजिए कि सरकार से कोई फाइल पास करवानी है, मुझे कहीं लैंड, मान लीजिए कि मुझे कॉलेज खोलना है और कॉलेज खोलने के लिए मुझे दौसा में क्या करना है कि लैंड लेनी है, जमीन लेनी है। जमीन कौन अवेलेबल करवाएगा? मुझे सरकार अवेलेबल करवाएगी। अब सरकार से मैं क्या करूंगा? साठगांठ करने की कोशिश करूंगा और साठगांठ करने के लिए मैं क्या करूंगा? जो सरकारी अफसर है उनको रिश्वत देने की कोशिश करूंगा। तो हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि जो मिक्स इकोनॉमी है वहां पर करप्शन को बढ़ावा मिल सकता है। इम्बैलेंसेस इफ वन साइड डोमिनेट्स, यदि मान लीजिए कि कोई एक साइड डोमिनेट करने लग जाए, एक साइड का पलड़ा भारी हो जाए, दो साइड है ना मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो सरकारी क्षेत्र है और एक निजी क्षेत्र है, इन दोनों को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यदि कोई भी एक बड़ा जो है डोमिनेट करने लग जाएगा तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाएगा, उसकी और तमाम जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उस सेक्टर की ओर झुक जाएगी। ओके, एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इंडिया सबसे बड़ा एग्जांपल है ये 1991 के बाद में। 1991 से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवाद के अधिक करीब थी, 1991 के बाद में पूंजीवाद के अधिक करीब आई है। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनको हमने प्रमोट किया था 1991 में।
फ्रांस इसका एक अच्छा उदाहरण है, स्वीडन इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके जो फादर हैं वो किसको माना जाता है? जॉन मेनार्ड किंग्स को। इन्होंने 1936 में एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या था? द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब दूसरा जो टाइप है हमारा वो आता है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है और एक नॉन प्लान्ड इकोनॉमी होती है। प्लान्ड इकोनॉमी में प्लानिंग की जाती है, गोल्स सेट किए जाते हैं, गोल सेट करने के बाद में उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती है कि यार मुझे गरीबी कम करनी है। मान लीजिए कि मुझे 2030 तक इतना % गरीबी कम करना है, इसके लिए मैं क्या क्या चीजें करूंगा, क्या एजुकेशन को बढ़ाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में मैं क्या करूंगा, लोगों को स्किल्ड करने के लिए मैं क्या करूंगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है। जैसे हमारे 5 ईयर प्लानों के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे चाइना है, चाइना का 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है जो 2021 से 2025 तक था, है ना। नॉन प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? वैसे तो देखो सारी की सारी जितने भी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में सारी प्लान्ड इकोनॉमी है। सब लोग क्या है? प्लान करते हैं। आजकल कोई भी नॉन प्लान्ड इकोनॉमी नहीं है। नॉन प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? जो किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं करती है, जो मार्केट में जो कुछ चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को अपने यहाँ पर उतने ही ऐसे ही सुधार किए जाते हैं, है ना। जैसे 19वीं शताब्दी में यूके में लेजिस फेयर देखने को मिला था। यूके में सरकार का कोई हस्तक्षेप देखने को नहीं मिला था। बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती है? जिनमें हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है, तीव्र औद्योगिकरण देखने को मिलता है। सर्विस सेक्टर, 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। पहला है प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र जिसको कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा है तृतीयक, है ना। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में मुख्यतः एग्रीकल्चर आता है। सेक्टर्स में मैं पढ़ाऊंगा आगे, अभी केवल इतना सा जान लो। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, कृषि आती है। द्वितीयक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज आती है। तृतीयक सेक्टर में सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या है? बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, प्रोफेसर हो गए, जो है डॉक्टर्स की सेवाएं हो गई, वकीलों की सेवाएं हो गई, ये क्या है? सर्विस सेक्टर है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उसमें हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है, सर्विस सेक्टर की अधिकता देखने को मिलती है, और जो 70 से 80% तक होता है जीडीपी की। मान लीजिए कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 100 रुपए के बराबर है, तो उसमें 70 रुपए कमा करके कौन दे रहा है? तृतीयक सेक्टर कमा करके दे रहा है, सर्विस सेक्टर कमा करके दे रहा है। रिसोर्सेज फुली एक्सप्लॉइटेड, जो जितने भी उत्पादन के साधन है उनका पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। एग्जाम्पल यूएसए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। ठीक इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज इसका एग्जाम्पल है। डेवलपिंग इकोनॉमीज कौन कौन सी है? जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन चल तो रहा है लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट शुरू हुआ, बाद में शुरू हुआ। शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर से कहां पर शिफ्ट हो रही है? इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की ओर शिफ्ट हो रही है। अनटैप्ड पोटेंशियल, कि उनके पास में जितना पोटेंशियल है, उनकी जितनी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के हिसाब से वो अपना विकास नहीं कर पाई है। विकास कर रही है लेकिन जितनी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के हिसाब से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है। उन्हें कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज। एग्जाम्पल इंडिया, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, है ना। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्ली स्टेज, अभी शुरुआती जो है चरण है विकास का, और प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो सारे के सारे लोग किसके ऊपर निर्भर है? एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। ए डिपेंडेंट फॉर बेसिक्स, अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए भी बाहरी संस्थाओं की जो है सहायता के ऊपर निर्भर करती है। जैसे जो सब सहारा कंट्रीज, सब सहारा अफ्रीका की कंट्रीज है, इथियोपिया है ना, ये किन के ऊपर डिपेंड करती है? वर्ल्ड बैंक के ऊपर डिपेंड करती है। फूड के लिए भी, बेसिक नेसेसिटी के लिए भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, इन कंट्रीज के ऊपर निर्भर करती है, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर निर्भर करती है। अब है इमर्जिंग इकोनॉमी। इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। तो इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जो बहुत तेजी के साथ में विकास कर रही है लेकिन अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है, अभी विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बनी है। विकासशील अर्थव्यवस्था है लेकिन बहुत जल्दी कहां पर चली जाएगी?
विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में चली जाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है? इमर्जिंग इकोनॉमी, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी शामिल होती है? ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो किसमें शामिल है? इमर्जिंग इकोनॉमीज में शामिल है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 7% के आसपास देखने को मिलती है 2025-26 में, जो सिग्नल करती है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है। अभी अखबारों में कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि हमारी जो इकोनॉमी है परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है ना। तो जो ब्रिक्स कंट्रीज है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वो कौन सी इकोनॉमीज है? जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिपेंडेंस, कि दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर है या नहीं निर्भर है, तो इसके आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है? सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, जो खुद के ऊपर निर्भर है ना, जो अपनी आवश्यकताएं खुद प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह की जो शेष विश्व के साथ में किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखती है, इस तरह की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्थाएं होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, बंद अर्थव्यवस्थाएं होती है। और जो इंडिया है, इंडिया का 1991 से पहले का जो दौर था वो किसके ज्यादा नजदीक था? बंद अर्थव्यवस्था के ज्यादा नजदीक था। डिपेंडेंट इकोनॉमी कौन सी होती है? जो रिलाइज ऑन अदर्स फॉर एसेंशियल्स, की जो बेसिक चीजों के लिए भी दूसरी इकोनॉमीज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अफगानिस्तान किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूएस, यूनाइटेड नेशंस, इनकी एड के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी सहायता के ऊपर डिपेंड करता है ना। दूसरी होती है इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी, तीसरा पार्ट है ना इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी, है ना। आपसी जो है आपस में जो है निर्भर अर्थव्यवस्थाएं होती है। आजकल देखो जितने भी तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपस में निर्भर है। कोई किस चीज को क्या बेच रहा है, कोई किस चीज से क्या आयात कर रहा है। जैसे भारत है, भारत मिडिल ईस्ट से क्या कर रहा है? तेल का आयात कर रहा है। और अमेरिका जैसे देशों को क्या कर रहा है? सॉफ्टवेयर का निर्यात कर रहा है। चाइना है, चाइना भारत को बहुत सारा निर्यात करता है और इंडिया भी चाइना को क्या करता है? बहुत सारा निर्यात करता है। तो आपस में निर्भर अर्थव्यवस्थाएं हैं। जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पूरे विश्व के साथ में आपस में निर्भर है। तो ये क्या है? इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण आपस में निर्भर हो गई हैं। मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज, लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में आती है ना। जैसे 2026 में इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट, एक्सपोर्ट्स सॉफ्टवेयर टू यूएस। पांचवी जो प्रकार है वो है बेस्ड ऑन इंटर रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व के साथ में संबंध के आधार पर। तो यदि शेष विश्व के साथ में कोई संबंध नहीं है कि हमारी जो जरूरतें हैं हम खुद पूरा कर लेंगे, उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। मिनिमल एक्सटर्नल टाइज, बाहरी लोगों के साथ में मिनिमम संबंध है, ज्यादा संबंध नहीं है। सेल्फ रिलायंट एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, खुद के ऊपर निर्भर है। 1991 से पहले का जो इंडिया था वो इस श्रेणी में था, जिसमें हाई टैरिफ्स देखने को मिलते थे कि कोई वस्तु आप अमेरिका से लेकर के आ रहे हो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर देखने को मिलता था। लाइसेंस राज देखने को मिलता था। लिमिटेड इंपोर्ट्स देखने को मिलता था। लाइसेंस राज का मतलब है कि आपको हर चीज के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कॉलेज खोलना है तो कॉलेज खोलने के लिए भी आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, सरकार का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं लाइसेंस राज। ओपन इकोनॉमी, जो पूरे विश्व के साथ में ट्रेड करती है, व्यापार करती है, वह क्या है? ओपन इकोनॉमी है। इनकरेजेस फ्री फ्लोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, जो पूरे विश्व के साथ में गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इनका क्या करती है? आपस में आदान प्रदान करती है। कुछ चीजें खरीद लेती है, कुछ चीजों को बेच लेती है। तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्थाएं होती है वो कैसी होती है? ओपन इकोनॉमी होती है। 1991 के बाद में जो भारत है वो ओपन इकोनॉमी हुआ है। जैसे अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के और यूएई के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है कि आप हमारे देश में आकर के सामान बेचो, हम आपके देश में आकर के सामान बेचेंगे, ना तो आप हमसे कोई किसी तरह का टैरिफ लेना, कोई किसी तरह का कर मत लगाना, ना हम आपसे कोई किसी तरह का टैरिफ लेंगे, हम भी किसी तरह का कोई कर नहीं लगाएंगे। तो और एफडीआई भारत में 2025 में लगभग $80 बिलियन के बराबर एफडीआई आया है। एफडीआई का मतलब है कि बाहर के जो देश है, बाहर की जो कंपनियां हैं वो भारत में आकर के निवेश कर रही है। तो लगभग कितने रुपए का निवेश आया है? $80 अरब का, रुपए का नहीं, डॉलर का, $80 बिलियन का भारत में 2025 में एफडीआई आया, जो इस बात का संकेत देता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो किस तरह की इकोनॉमी है? ओपन इकोनॉमी है। तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।